अनूठे लॉकडाउन के 29वें दिन को आज हम सब ने लगभग पूरा कर लिया है और मैं आप सभी कोरोना वॉरियर्स को सादर प्रणाम करती हूँ। CAN न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन करती हूँ। लॉकडाउन की बात करें तो ये लॉकडाउन अब तक हमको बहुत कुछ दिखा गया है, बहुत कुछ सिखा गया है। जहाँ एक ओर मैं अक्सर कहती हूँ एक अति सूक्ष्म शत्रु है, वहीं दूसरी ओर तस्वीरें हैं भारतीयों के बुलंद हौसलों की। जहाँ एक और प्रोत्साहन देने वाली तस्वीरें हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसी भावुक तस्वीरें भी हैं जो सिर्फ एक कहानी बयां करती हैं। कहानी भूखमरी की, कहानी लाचारी की, कहानी बेबसी की। आज मैं आप सबसे रूबरू हो रही हूँ, वाबस्ता हो रही हूँ ऐसी एक कहानी के बारे में जिसने मेरे अंदर अंतरात्मा तक को झकझोर कर रख दिया है। ऐसी ही एक भावुक कहानी के बारे में मैंने पढ़ा और आज मैं आपसे राजनीति के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं बात करना चाहती हूँ समाज का एक हिस्सेदार होने के नाते। आज हम सभी इस समाज, भारतीय समाज का हिस्सा होने के नाते आपस में इस बारे में बात करेंगे। एक ऐसी तस्वीर सामने आई हाल ही के दिनों में, एक भारतीय बेटी की, 12 साल की बच्ची की, जो बयां करती है बेबसी एक ऐसे गरीब परिवार की जिनको अपने बच्चों को ना चाहते हुए भी शायद बाल मजदूरी में डालना पड़ा। एक खबर हम सब ने पढ़ी होगी कि किस तरह से तेलंगाना के मिर्ची के खेतों में काम करने वाली एक 12 साल की लड़की, जब ये लॉकडाउन के बारे में उसको पता चला और ये हमें सुनने में मिला है कि ये जो बच्ची है अपने परिवार की इकलौती शायद कमाने वाली भी थी, इकलौती संतान भी थी, जैसा कि खबरों के माध्यम से पता चल रहा है। तेलंगाना के कन्नाईगुडम जो गांव है, वहां पर मिर्ची के खेतों में ये बच्ची काम करती थी। जब लॉकडाउन की अवधि समाप्त हुई, जो पहला लॉकडाउन था, इसकी जब अवधि समाप्त हुई, उसके बाद जब लॉकडाउन नंबर 2 हुआ, अनाउंस हुआ, यानी कि जो पहला लॉकडाउन था उसका एक्सटेंशन हुआ, तो बहुत से जो अप्रवासी मजदूर विभिन्न राज्यों में हैं, उन्हीं की तरह इस बच्ची और इसके जो अन्य साथी थे उनमें भी एक खलबली मच गई, एक बेबसी, एक लाचारी का माहौल तो था ही, और ये लोग निकल पड़े अपने मूल निवास स्थान की ओर, जो था छत्तीसगढ़ में। अपने परिवार से ये बच्ची उस समय थी 15 अप्रैल को जब ये निकली तेलंगाना से लगभग 150 किलोमीटर दूर, और 3 दिन की भीष्म कठिनाई भरी रास्ता जो था इस जो ग्रुप था इन्होंने तय किया। जो रात भर ये लोग चलते रहे, दिन में भी चलते रहे, लेकिन ये लोग हाईवे पर नहीं चले, रोड्स पर नहीं चले, बल्कि गुजरते गए रोड्स हाईवे से दूर जंगलों में। और अंतर नतीजा ये हुआ कि ये बच्ची अपने घर से चंद किलोमीटर दूर ही इसने दम तोड़ दिया, और जो डॉक्टरों के अनुसार उसके दम तोड़ने की जो वजह थी वो थी कुपोषण, वो थी भूखमरी, वो थी डिहाइड्रेशन। एक जो सवाल मेरे मन में आता है कि आखिर इस बच्ची की जो ये मौत है, ये जो कोरोना के कारण नहीं हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? राज्य सरकार ने तो 1 लाख का मुआवजा दे दिया, लेकिन क्या ये मुआवजा काफी है? क्या यही कीमत है एक भारतीय नागरिक के जान की? जहां एक और हम सब अंदेशा लगा रहे हैं कि किस तरह से ये जो लॉकडाउन है इसका क्या असर होगा हमारी अर्थव्यवस्था पर, वहीं हमारे भारतीय जनजीवन पर इसका क्या असर हो रहा है, और आने वाले समय में कैसी विकट परिस्थितियां जो हैं वो उभर कर आएंगी, इसका सिर्फ हम अंदाजा ही लगा सकते हैं और ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकते हैं। दिल्ली की बात करूं, सूरत की बात करूं, मुंबई में, बांद्रा में अभी हाल ही के दिनों में हमने देखा, हैदराबाद की बात करूं, या ये तेलंगाना का एक जो मसला सामने आया है इसके बारे में बात करें, हर ओर जो है एक सी ही परिस्थितियां नजर आती हैं, भय का जो माहौल है वो नजर आ रहा है। मैंने आपसे कहा कि मैं राजनीति के बारे में आज चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इस देश की सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार है, विभिन्न राज्य सरकारें हैं, गैर सरकारी संस्थान हैं, निजी संगठन है, या व्यक्ति विशेष की भी अगर बात करें, हर कोई भरसक प्रयास कर रहा है कि हम किस तरह से अपने आसपास के जो भारतीय नागरिक है उनको जो गरीब वर्ग है खास तौर पे, उनको किस तरह से राहत मुहैया कराई जाए।
लेकिन एक और पहलू है जो मेरे सामने भी आया। यहाँ मैं आपसे वाबस्ता हूँ भारत में, जम्मू कश्मीर यूटी से, और जम्मू कश्मीर में मैं जम्मू संभाग में रहती हूँ। कल मुझे एक टेलीफोन आया जिसमें किसी ने दरख्वास्त की कि किस तरह से जम्मू में एक अर्बन जो इलाका है वहाँ पर कुछ महिलाएं जो हैं, मजदूर महिलाएं खड़ी हैं, वो खाने के लिए भीख मांग रही हैं, लोगों से राशन की गुहार लगा रही हैं। मन बहुत विचलित हुआ ये सुनकर। मैंने एक अपने कुछ मित्रगण हैं जो गैर सरकारी संस्थान चलाते हैं, तुरंत उनसे संपर्क साधा और उनको उनकी लोकेशन के बारे में बताया, और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि वो उनकी मदद जो है ज़रूर करेंगे। वहीं 2-3 दिन पहले मैं इसी तरह से, जिस तरह से समाज के विभिन्न लोगों से बातचीत करते रहते हैं, कोशिश करते हैं जानकारी एकत्रित करने की, इकट्ठा करने की और समझने की कि किस तरह से हम सब जो है कोरोना की इस जंग में भागीदारी अपनी दे रहे हैं। तो वहीं एक और जानने वाले सज्जन हैं, उन्होंने एक पहलू मेरे सामने लाया जिसके बारे में मैंने ट्वीट भी किया था कुछ दिन पहले, कि उन्होंने बताया कि किस तरह से वो भी राशन बांटने की इस मुहिम में उन्होंने अपना योगदान दिया, लेकिन उनको भी ये पता चला कि लोग जो है जिनको राशन बांटा जा रहा है वो फिर से जाके इस राशन को जो है बेच रहे हैं। तो इस वजह से जो राशन बांटने वाले हैं उनमें मायूसी भी है, और इसके बारे में कहीं जो वीडियोस हैं वो काफ़ी वायरल भी हुए, हो सकता है आपने भी देखे हों। तो ये जो दो पहलू हैं, जहां एक और हम ऐसी तस्वीर देखते हैं कि लोग खाने को लेके आज भी लॉकडाउन के 29वें दिन भी लोग जो हैं भीख मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ जो बांट रहे हैं, राहत सामग्री दे रहे हैं, उनमें ये आशंका भी है कि क्या हमारी जो ये मदद है सही लोगों तक पहुंच पा रही है। ये जो दो पहलू हैं ये भी चर्चा करने योग्य हैं। अगर मैं माइग्रेंट लेबरर्स की बात करूं, अगर मैं अप्रवासी मजदूरों की बात करूं, पहले उनके बारे में अगर हम बात करें तो यकीनन ये जो वर्ग है इनको सबसे ज़्यादा क्षति पहुंची है इस कोरोना महामारी की वजह से। लेकिन ऐसी क्या वजह है, अगर हम बात करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ है कि जो राज्य हैं, राज्य सरकारें हैं, हालांकि वो कोशिश कर रही हैं, फिर भी पूरी तरह से इन तक जो मदद है वो नहीं पहुंच पा रही है, या ये पूरी तरह से जो है संतुष्ट नहीं है। राज्य सरकारों की मैं बात करूं, कोरोना महामारी का असर जो है पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर जब हम कहते हैं पड़ा है, तो उसका सीधा असर राज्यों पर भी पड़ा है। बहुत से राज्य जो है उनका जो डेट है, ऋण है, वो बढ़ गया है। इसलिए ये जो एक एडिशनल जिम्मेदारी है उनके राज्य में, वो इनके लिए चिंता का विषय है। वहीं दूसरे ओर जो राज्य है जिनसे ये जो अप्रवासी मजदूर आए हैं, जहां इनके गैर मतलब गुजर बसर के लिए जो थी सिचुएशन नहीं थी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तभी इनको दूसरे राज्यों में जाना पड़ा। वो राज्य भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनकी जिम्मेदारी लेने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी इतने साधन अब शायद नहीं हैं। और अगर मैं इन लोगों की अगर मैं बात करूं तो राज्य सरकार जो इनके अपने राज्य हैं जहां से ये आते हैं, राजनीति का ये कटु सत्य भी है कि ये जो अप्रवासी मजदूर है शायद वहां की वोट बैंक पॉलिटिक्स में इतना मैटर नहीं करते। यही वजह है कि ये शायद एक बड़ी वजह है कि ये जो राज्य है इन्होंने भी बहुत ज्यादा तत्परता नहीं दिखाई इनको वापस लाने में, क्योंकि अगर हम अपने जो देशवासी हैं जो 7 समुंदर पार फंसे हुए हैं, जो पासपोर्ट होल्डर्स थे, हम उनको भरसक प्रयास करके अपनी सरजमीन तक ला सकते थे, तो हम क्यों इन लोगों को अपने घर परिवारों के पास नहीं पहुंचा पाए। ये एक प्रश्न है जिसका विश्लेषण, जिसका उत्तर ये समाज इस लॉकडाउन के बाद, इस ये जो महामारी है, जब ये दौर शायद खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसका जवाब जरूर ढूंढेंगे, और समाज के तौर पे मुझे लगता है हमें इसका जवाब ढूंढना भी चाहिए। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि
कानून की अगर मैं बात करूं कि केंद्र सरकार ने अप्रवासी मजदूरों को लेकर नियम तो बहुत बनाए हैं, लेकिन कानून बनाने में अभी भी थोड़ी सी हम कह सकते हैं लैकुनास हैं, थोड़ी सी कमी पेशी है। क्योंकि नियम बनाना आसान है, इनके जो हकूक़ की अगर हम बात करें, ये जो अप्रवासी मजदूर है इनके हकों की हम बात करें, उसको लेके कानून बनाना वो थोड़ा सा कठिन काम है, उसमें बहुत से पैरामीटर होते हैं। तो इसलिए ज़रूरत है कि इससे भी हमारी जो सरकारें हैं वो सबक लें और आने वाले भविष्य के लिए इनके लिए ठोस नियम नहीं बल्कि ठोस कानून बनाएं। और जहां मैं अर्थव्यवस्था की बात हम बार बार कर रही हूँ, ये भी सत्य है, आज भी हमने जो न्यूज़ आपने देखी होगी उसमें बात हो रही थी मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, बिजनेस की, कि किस तरह से वो जो है इसका जो सबसे बड़ा झटका है अर्थव्यवस्था का वो ले रही हैं। तो ये जितने भी अप्रवासी मजदूर हैं इनमें से बहुत से लोग जो है इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयड होते हैं, पर यहाँ जो इंडस्ट्रीज हैं वो खुद सरकार की ओर नजरें गड़ाए बैठी हैं, टिकटिकी लगाए बैठी हैं कि किस तरह से सरकार जो है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को मदद जो है वो दे। क्योंकि अब आने वाले समय में और अभी भी जैसे बहुत सी जगह हमें ये रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि ये लोग भी इन लोगों को जो तनख्वाह देने में अब सक्षम नहीं है या इनको कठिनाई हो रही है। तो इन सब जो चीज़ों से हम देख रहे हैं कि इनका जो आने वाला भविष्य है वो निश्चित नहीं है और यही वजह है इनके भय की कि सिर्फ 2 वक्त की रोटी देने से काम नहीं चलता है। हम बहुत से लोग ये भी तर्क देंगे कि जो अप्रवासी मजदूर हैं इनके लिए शेल्टर होम्स की व्यवस्था की गई है, लेकिन जो शेल्टर होम्स की हम बात करते हैं विभिन्न राज्यों में, विभिन्न शहरों में हम देखते हैं शेल्टर होम्स, ये इन्हें मैं अगर बात करूं तो बहुत सी समस्याएं हैं। मैंने आपसे पिछली बार भी जब मैं वाबस्ता हुई थी आप सबसे, मैंने आपको बोला था कि इनका जो लॉकडाउन है, जो हम गरीब वर्ग के लॉकडाउन है, इनका लॉकडाउन हमसे बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है और हमारे लिए उनके इस लॉकडाउन की दुनिया का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जहां एक और मैं देखती हूँ समाज का जो परिपूर्ण वर्ग है, चाहे व्हाट्सएप की मैं बात करूं, फेसबुक के माध्यम से या अन्य सोशल चैनल के माध्यम से अगर हम बात करें कि किस तरह से हम अपने लॉकडाउन का जो टाइम पीरियड है उसको क्वालिटेटिव तौर पे हम उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से मतलब बसर कर रहे हैं, चाहे हम अलग अलग खान पान की चीज़ें बना रहे हैं या नई नई कलाएं, नई नई विधि जो है वो सीख रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये लोग भी हैं जो शेल्टर होम्स में रहने को मजबूर हैं, जहां 2 वक्त की रोटी के लिए भी इनको किलोमीटर से भी लंबी कतार लगानी पड़ती है। ये भी एक सच्चाई है। जहां 2 रोटी के लिए अक्सर भगदड़ भी मच जाती है, ये भी एक सच्चाई है जिससे बहुत से लोग शायद अवगत नहीं होंगे। और सिर्फ ये जो नियमित संख्या जो शेल्टर होम्स में रह रही है, सिर्फ वो लोग नहीं है बल्कि वो असंख्य लोग भी हैं जो रोड्स पे हैं, जो फुटपाथ पर है, क्योंकि शेल्टर होम की मजबूरियों से भी वो जो है सामना नहीं कर पा रहे हैं, जो जंगलों में भटकने को मजबूर है। और उन्हीं जंगलों में भटकते हुए जान दी भारत की इस 12 साल की बच्ची ने। सवाल है कि हमारी इस बच्ची के प्रति क्या जिम्मेदारी है? क्या वाकई में हमने भारत की एक और बेटी के सामने घुटने टेक दिए? क्या हम फिर से उसी रास्ते पर चल पड़े हैं? इसलिए मैं चाहती हूं कि हम सब जब अनसंग हीरोज की बात करते हैं, कोरोना की इस जंग में बहुत से लोगों की हमने यशोगान करते हैं कि किस तरह से वो योगदान देते हैं, तो ऐसे लोग भी हैं जो हमारे घरों की नींव रखते हैं, जो हमारी गुजर बसर करने में हमारे अंग संग खड़े रहते हैं। उन लोगों को भी हम याद करें और इससे, इस लॉकडाउन से एक सीख लें कि आने वाले समय में हर भारतीय नागरिक का जो जीवन है वो बहुमूल्य है और समाज होने के नाते, एक देश होने के नाते हम ये इंश्योर करें कि हम अपनी जिम्मेदारी इनके प्रति निभाएं, ना कि टीवी चैनलों पे अपने आरामदायक घरों में एसी कमरों में बैठ के इनके बारे में सिर्फ चर्चा करें, बल्कि जबकि दोबारा जब जिंदगी में उम्मीद करती हूँ नॉर्मल हो जाएगी तो इनको सम्मान के साथ हम फिर से अपने जीवन में शामिल करें। धन्यवाद। जय हिंद।